नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी, प्रारब्ध पर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। दर्शकों, कहते हैं ना कि जब आदमी को अपनी सच्चाई पता रहती है तो उसको सपने भी उसी तरह आते हैं। आप दिन भर जो सोचते हैं, दिन भर जिस बात की कल्पना करते हैं, दिन भर जिस बात में खोए रहते हैं, आप जब नींद में होते हैं या नींद के लिए जाते हैं तो आपको सपने भी वैसे ही आते हैं। वायनाड, जहां पर सुनियोजित ढंग से केंद्र की चेतावनियों को न मानते हुए, क्योंकि वहां पर लगभग 5,000 ऐसे घर थे जो अवैध मजबूरियों के थे, उनको ना हटाना पड़े, इसलिए केरल की सरकार ने वायनाड में केंद्र सरकार की एडवाइजरी नहीं मानी और उनको विस्थापित नहीं किया और हादसा हो गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा उसी वायनाड में इस समय लाशों के ऊपर विहार कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं। एक वीडियो भी आ रहा है जहां वायनाड की जनता उन्हें भगा रही है, लेकिन राहुल गांधी पूरे बेशर्मी के साथ, पूरे लश्कर के साथ, कैमरों के साथ वायनाड घूम रहे हैं। घूमते घूमते गौरव जी हुआ ये कि रात के 1:52 पर ब्रह्म ज्ञान होता है राहुल गांधी को वायनाड में, और वो एक्स पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि साहब, ईडी मुझे गिरफ्तार करेगी और ईडी हमारे यहां रेड करेगी। याद आ जाती है अरविंद केजरीवाल की एक और भविष्यवक्ता, जिन्होंने कभी मनीष सिसोदिया के लिए कह दिया ये गिरफ्तार होंगे, हो गए साहब। मैं तो 100% भविष्यवाणी सच होते हुए देखता हूं अरविंद केजरीवाल की। अचानक राहुल गांधी को ईडी का भूत क्यों सताने लगा है, और क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल की तरह ब्रह्म ज्ञान हो गया है और राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल की ही तरह अब अपनी जेल यात्रा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में ऑलरेडी ईडी उनकी मां और उनसे एक बार पूछताछ कर चुकी है और कानून अपना काम करेगा, ये भी जुमला है सर। ये चक्कर क्या है, ये सपना कैसे आया राहुल गांधी को? देखिए अवनीश भाई, आप ही के चैनल पे हमने बात करी थी कुछ समय पहले, जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को वार्निंग देके छोड़ दिया था, और मैंने आपको तब भी बोला था और आज भी मैं वही बात बोल रहा हूं, कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूं। उस समय कोशिश ये थी बहन जी की कि राहुल गांधी किसी तरह से अरेस्ट हो जाए, और मैंने आपको बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को वार्निंग देके छोड़ के अच्छा करा, क्योंकि अगर अरेस्ट कर लेते तो आज भाजपा की 240 सीटें भी नहीं आती। ये पूरा एक पॉलिटिकल गेम था, और उसी वक्त मैंने शायद ही आप ही के चैनल पे बोला था कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो या कुछ और केसेस हो, और जो भी उसमें रास्ता निकलेगा, चाहे वो अरेस्ट का हो, चाहे वो एफआईआर नई हो या कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो, राहुल गांधी को पता है कि उनको जाना तो है, और उनको लीज ऑफ लाइफ दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसपे बहुत सारे राइट विंगर ने सुप्रीम कोर्ट को ही अपशब्द इस्तेमाल करा था, जैसे कि करते हैं। आज की बात नहीं है, ये यूट्यूबर्स और ट्विटर वाले तो चंद्रचूड़ को, जस्टिस चंद्रचूड़ को हमेशा ही बोलते हैं, और तब भी मैंने बोला था ये बहुत वाइज डिसीजन है छोड़ने का। तो आने वाले वक्त में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़नी हैं, ये बात तो तय है। और जिस तरह से राहुल गांधी रोज अपने आप को, मैं वायनाड पे नहीं जाता, वायनाड तो खैर टूरिज्म था उनका, जिसको मैं डिजास्टर टूरिज्म कहता हूँ, कांग्रेस हमेशा डिजास्टर टूरिज्म कहती है। एक बात आपको और याद रखनी होगी कि जो मैंने आपके चैनल पे कुछ माह पहले बोली थी और बहुत लोगों ने उससे समझा भी था और देखा भी था,
शास्त्री जी से लेके राजीव गांधी तक कांग्रेस की मौत की राजनीति हमेशा सत्ता घेरने के लिए हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, इन सबके पीछे एक ही व्यक्ति का पूर्ण रूप से हाथ रहा है। और सत्ता ना खिसक जाए तो जब सत्ता मेरिट पे नहीं मिल रही है तो सत्ता सेंटिमेंट्स पे ले लो। उसी में डिस्कशन में आपने शायद सवाल करा था क्या राहुल गांधी भी वहीं जाएंगे। मैंने कहा था राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे उस रास्ते, क्योंकि जब वो कांड हुए थे तब सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं। तो जो भी आपको समाचार मिलते थे वो प्रायोजित समाचार मिलते थे, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, रेडियो से हो या अखबार के माध्यम से हो। आज का समय बदल चुका है सोशल मीडिया का। तो अब ये दूसरा सैक्रिफाइस की तैयारी हो रही है। ये सैक्रिफाइस जेल के माध्यम से होगी। और मैं हमेशा इस बात को बड़ी मतलब though I have been told, a lot of people are against me, but the fact is, Rahul Gandhi family, सोनिया गांधी डेस्परेटली चाहती हैं किसी तरह से सिंपैथी जनरेट हो, और वो सिंपैथी जनरेट नहीं हो पा रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के छोड़ने से हो, चाहे सिक्योरिटी बढ़ाने से हो राहुल गांधी की। आपको याद होगा, पुराने लोग जो हैं, जो मुझे को पढ़ते हैं, वो जानते हैं, मैंने हमेशा कहा रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोई कमी मत छोड़ना, ये इसीलिए कहा था। तो हो वही रहा है जो जैसा बोला था। ये अलग बात है, क्योंकि हम बात करते हैं समय से बहुत पहले की, चेताना हमारा काम है, लेकिन अंतिम वहां पर आप देखोगे वही सब हो रहा है जो हम हमेशा बोलते आ रहे हैं। अवनीश भाई। बिल्कुल गौरव जी, और यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सदन में जब ये कहा कि अब कांग्रेसी इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं तो भाषा केवल मौखिक ही नहीं, एक्शन में भी अच्छा वो दिखाई देना शुरू हो गया है। आप बजट सत्र में देखिए, चाहे निर्मला सीतारमण जी हो, उसके बाद राज्यसभा में आप देखिए तो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार ये नाम जाना होगा, उन्होंने पहचाना है कि ये कौन है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं, हालांकि हमारे गृहनगर गोरखपुर नगर के वो विधायक रहे हैं और 3 बार के विधायक रहे हैं, अब राज्यसभा में हैं। उसके बाद अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से हर व्यक्ति की हिंदुस्तान में जाति गिन लेने वाले राहुल गांधी और उनकी गंदी घटिया राजनीति, जो कि केवल और केवल हिंदुओं को बांटने के लिए है सर, जब उनकी जाति पूछ ली। और यहां पर एक बैकअप दिखाई देता है जब प्रधानमंत्री ने उनके उस वीडियो के अंश को अपने एक्स पोस्ट पर रीपोस्ट किया और कहा कि ये कायदे का जवाब है। यहां पर साफ स्ट्रेटजी दिखाई देती है कि अब सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी चाहे सदन के बाहर या सदन के अंदर इनको बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि एलओपी पद पाने के बाद यह व्यक्ति बिल्कुल बहक गया है, उच्छृंखल हो गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर इस तरह की भविष्यवाणियां करना, क्या इसे यह माना जाए कि ये आत्म साक्षात्कार है और अब दिन पूरे हो चुके हैं? मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राहुल गांधी जानते हैं आगे उनके लिए क्या रास्ता है। और जैसे कि आपने कहा, जब अनुराग ठाकुर का वीडियो जो YouTube पे था, उसको वीडियो के लिंक को टैग करके प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुनो, तो उससे एक बात साबित होती है कि भाजपा में जो शीर्ष नेतृत्व है उसने पूरी खुली छूट दे दी है अब युवा नेताओं को कि आगे आके लड़ो। अब वो डिप्लोमेटिक बातें मत करो, अब तुम लोग आगे आके लड़ो। तो चाहे वो बांसुरी स्वराज हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो तेजस्वी सूर्या हो,
चाहे वो और लोगों जो इस उम्र के युवा नेता हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, अब इनको ऊपर नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री का वो वीडियो शेयर करना इस बात को इंडोर्स करता है कि प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर की एक-एक बात से एग्री करते हैं और ये उन नेताओं के लिए इंस्पिरेशन है, युवा नेताओं के लिए, कि आपको अब किस तर्ज पे कार्य करना है। तो सरकार जो पहले 4 जून को लोग बोल रहे थे, 4 जून के बाद कि सरकार बहुत वीक होगी, प्रधानमंत्री वीक होंगे, ये बात तो साबित हो गई, प्रधानमंत्री किसी भी रूप में वीक नहीं है और अब लड़ाई खुल के होनी है। तो राहुल गांधी भी जानते हैं कि अब साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल होगा, ईडी का भी काम अपना होगा, नेशनल हेराल्ड का भी काम अपना होगा, और नेशनल हेराल्ड तो एक रजिस्टर्ड केस है, इसके अलावा कई और चीजें हैं जिनके बारे में जो अब होगा, क्योंकि तीसरा टर्म मोदी जी का अंतिम टर्म है, ठीक है। इस टर्म में वो सब कुछ करके जाएंगे जिसकी उम्मीद भारतीय समाज ने और भारत के हिंदुओं ने मोदी से रखी है। पहला टर्म फाउंडेशन का था, दूसरा टर्म मकान बनाने का था, तीसरा टर्म इंटीरियर डेकोरेटर का है। तो इस वक्त पूरी सफाई होगी और खुले इकोसिस्टम पे सामने से हमला होगा, अब वो डिप्लोमेटिक हमला नहीं होगा। और आने वाले समय में 6 महीने आप रख लीजिए, जो मेरी कैलकुलेशन है, जब यूएस बिजी होगा अपने चुनाव में, तब बहुत एक्शन होगा भारत में, क्योंकि सारी एजेंसियां जो विदेशी हैं भारत के खिलाफ, जब उनका फोकस अमेरिकन इलेक्शन पे होगा, उस समय भारत में एक्शन बड़ा लाजमी है होना, ताकि वो रडार के नीचे रहे और काम भी हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर साफ ये दिखाई दे रहा है। और एक चीज और, आपने जैसे कहा कि केवल नेशनल हेराल्ड नहीं है, यहाँ पर इनकम टैक्स का एक ओपन मामला है जिस पर भी कानून को अपना काम करना है। अगस्ता वेस्टलैंड है, उस पर अपना काम करना है। और अब साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 10 साल में कभी इस तरीके से नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने इससे पहले, बल्कि ये शिकायत रही है राष्ट्रवादियों को, अगर आप याद करें गौरव जी, तो बहुत सारे भाजपा के सपोर्टर्स और जो नरेंद्र मोदी को एडमायर करते हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके वोटर हैं, उनको भी इस बात की शिकायत रहती थी कि प्रधानमंत्री जी कई बार जो है, जब कोई हार्ड शब्द बोल देता था, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, सांसद हो, नेता हो, तो उनको अनुशासन सिखाते थे। यहां बिल्कुल मोदी नीति बदल गई है मोदी 3 में, और जिसको कहते हैं ना कि पलट के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारो कि काफी समय तक बेहोशी छाई रहे। तो अब वो चक्रव्यूह जो पर्ची लिख के दे दिया वामपंथी राइटरों ने राहुल गांधी को, और वो चक्रव्यूह के रूपक पर निकल गए। राहुल गांधी अब ये जान गए हैं कि वो वाकई चक्रव्यूह में घिर चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की एक शैली है साहब, वो पॉलिटिकली या वेंडेटा के तहत कोई इस तरह का काम करते नहीं, लेकिन साथ में उनका मूल मंत्र यह भी है कि छोड़ूंगा नहीं। तो अब ये साफ तौर पर कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम जान गया है। और यही वजह तो नहीं है कि मोदी 3 में एलओपी खुद आके राहुल गांधी बनते हैं, ताकि एक उनको संवैधानिक प्रोटेक्शन मिला रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा वोकल है, बहुत ज्यादा आक्रामक है, ये दूसरी बात। ये क्या अचानक ये सपना नहीं आया है, इसकी तैयारी 4 जून के रिजल्ट के तुरंत बाद और नरेंद्र मोदी के शपथ लेते ही शुरू हो गई थी। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, जो आपने बात कही कि नरेंद्र मोदी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। पहले कोई शब्द इस्तेमाल होते थे तो मोदी जी डिसिप्लिन की बात करते थे। मैं इन चीजों पे आपसे एग्री नहीं करूंगा। एक छोटी सी बात पे, हर चीज का एक समय होता है, और उस समय देखिए, हर वक्त हथियार उठा के लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लड़ाई की तैयारी भी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है ना। जब तैयारी करी जाती है तो झुक के करी जाती है। तब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शब्दों का जो भी इस्तेमाल करा,
वो उचित नहीं था, वो समय संगत नहीं था। अब समय आ गया है, क्योंकि तीसरा टर्म है, और मैंने पहले भी हमेशा ये बात को बोला है, जो तीसरा टर्म होगा वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि ये मोदी जी का अंतिम टर्म है। ठीक है ना? जो अंतिम टर्म होता है उसमें अब आपको ये नहीं देखना है कि मुझे अगला चुनाव भी जीतना है या कुछ करना है। ये टर्म बहुत ज्यादा होगा, खुला हुआ होगा। जो पहले जितने आपको क्या कहना चाहिए, भारत के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए जो कार्य करने थे वो कार्य हो चुके हैं। तो अब खुल के लड़ाई होगी। रहा राहुल गांधी का सवाल, तो जो राहुल गांधी जिस तरह से बात करते हैं, इस तरह बात करने से उनके मन में सीधी सीधी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है कि इतना कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद जब 16 मई को जब रिजल्ट आए थे और शाम को 4 बजे सोनिया गांधी का स्टेटमेंट लिया गया था, प्रेस ने लिया था, उन्होंने डिफीट कंसीड करी थी, राहुल गांधी बाजू में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। और आप उठा के देखिए वो फोटो। और मैंने तब बोला था, मैंने राहुल गांधी इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा है कि वो मूर्ख है। राहुल गांधी दरअसल इसलिए मुस्कुरा रहा है कि उसको पता है कि 1-2 साल में हम सरकार को गिरा देंगे। लेकिन वो 1-2 साल में गिरा नहीं पाए। उसके बाद चाहे वो दादरी बीफ कांड हो, चाहे वो रोहित वेमुला का कांड हो, चाहे जितने भी और बीच में कांड हो, उसके बाद सीए एनआरसी रहा हो और जो प्रोटेस्ट रहे हों, हर बार अंतिम में जो फार्मर का प्रोटेस्ट रहा हो, हर बार इनकी चालें फेल हुई हैं। और इन चालों के फेल होने का जो फ्रस्ट्रेशन है वो आज राहुल गांधी का दिखाई देता है। राहुल गांधी के केवल बोलने में नहीं, उनकी वेशभूषा में भी। वो भौहें चढ़ा के इस तरह से बात करते हैं कि जैसे सत्ता उनकी बपौती है और उसको किसी ने छीन लिया है, और भारत पे राज करना उनके परिवार का राजधर्म है, उनके परिवार का प्राइवेट अफेयर मैटर है। तो ये राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि 99 सीटें भले ही आ गई हैं, और वो कैसे आई हैं वो भी मैंने बताया कि वो इंटरनल सैबोटेज की वजह से आई हैं, वो कांग्रेस की वजह से नहीं आई है। कांग्रेस नहीं जीती है 99 सीट, भाजपा हारी है कुछ सीटें, और उसका मुख्य केंद्र बिंदु आपका रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी। वरना जिस राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी में सीटें कम होने पे आप भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहे हैं, आप भूल गए कि चंद्रबाबू नायडू को लैंडस्लाइड विक्ट्री भी दी है और उड़ीसा में सरकार भी बनाई है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी हार गई या समाज उसको पसंद नहीं कर रहा है या लोगों ने डिसलाइक करा, ये कंटेंट गलत है। ये कांग्रेस 99 सीट नहीं जीती है, समाजवादी पार्टी 36 सीटें नहीं जीती है, ये भाजपा हारी है। और भाजपा को हारने में भाजपा के ही लोगों ने अंदर, याद होगा 4 जून को हमारा डिस्कशन हुआ था इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, आपने जिस वीडियो का जिक्र किया, मैं दर्शकों का अनुरोध करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि शास्त्री जी की मौत के बाद से लेकर भारत को कौन चलाता रहा, ये जरूर देखिएगा। दर्शकों ने बहुत देखा है उसको, बड़ी संख्या में देखा है एक बार फिर, क्योंकि इस समय काफी उसका महत्व बढ़ जाता है। गौरव जी, खूनी इतिहास तो रहा ही है इस परिवार का, और यहां पर अभी जो ये करंट सिचुएशन आई है, जहां उनको इल्म हुआ है, इल्हाम हुआ है कि ईडी उन पर रेड करेगी, तो उनके इंडी गिरोह का एक जो नॉटी बॉय है जो महाराष्ट्र से आता है, संजय राउत ने कल, हालांकि वो लूज टॉक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय तो कोई भी लूज टॉक को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। संजय राउत ने यह कह दिया कि राहुल गांधी की जान को भी खतरा है। एक तरफ आगे बढ़ के ये क्लेम करना कि ईडी आके हमको गिरफ्तार कर लेगी। इस देश ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल का हश्र देख लिया है, यानी अरविंद केजरीवाल सबसे बेहतर तरीके से जानते थे कि उनका आगे अंजाम क्या होना है। तो राहुल गांधी एक तरफ जान रहे हैं। आपने हमेशा इस भ्रम को तोड़ा है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है,
जब भी हमारी राहुल गांधी पर बातचीत हुई है तो गौरव जी ये श्रेय मैं आपको दूंगा कि आपने इस तिलस्म को, इस आडंबर को तोड़ा है कि वो खतरनाक व्यक्ति है, वो शातिर व्यक्ति है। क्या एक सिंपैथी गेन करने की जो बात कही जा रही है कि ऐसा कह के वो सिंपैथी गेन कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, इसको आप परिभाषित करिए कि ये सिंपैथी बटोरना कम और इसके पीछे कोई शातिराना एक चाल है उनकी, एक वेंडेटा पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की सरकार पर थोपा जा सके। देखिए, जो जिस तरह से आपने बोला कि संजय राउत ने बोला, पहली चीज संजय राउत को ज्यादा सीरियसली तो मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन संजय राउत की कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जब उन्होंने कहा जान का खतरा है, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, राहुल गांधी को भाजपा सरकार से जान का खतरा नहीं है। भाजपा सरकार राहुल गांधी की जान किसी भी रूप में नहीं ले सकती, क्योंकि वो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो उसके लिए डेंजरस होगी। राहुल गांधी की जान का खतरा राहुल गांधी को राहुल गांधी की मां से है। बड़े खुले शब्दों में बोल दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी के पीछे और राजीव गांधी के पीछे भी उनका मां का ही हाथ है। तो राहुल गांधी को अगर जान का खतरा कहीं से भी है तो उनकी मां से है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ से खिसक रही है। और राहुल गांधी की अगर जान को कुछ भी होता है तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो सोरोस कवाल है उसकी होगी, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद 3 टर्म से भी सत्ता हाथ में वापस नहीं आई है। इसका फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पे बहुत ज्यादा है। जब हम सोरोस कवाल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं CIA की, हम बात करते हैं ओबामा की, हम बात करते हैं हिलरी क्लिंटन की, हम बात करते हैं सोरोस की, हम बात करते हैं शी जिनपिंग की, और उसके बाद हम बात करते हैं कठपुतली जो है सुपारी मर्डरर जो है, किलर जो है पाकिस्तान की, यानी ISI की। तो आप इनके पर्सनल इंटरेस्ट अगर निकाल के देखें, आप उनको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट के बीच में रोड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उनके पर्सनल रोड़े जो है वो केवल और केवल मोदी है। मोदी को हटा दो, ये इंपॉर्टेंट है, भाजपा को हटाना इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। और भाजपा में ऐसे कई नेता हैं, प्रखर रूप से हैं, हमेशा 2014 से उनकी कोशिश रही है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन वो अभी तक बन नहीं पाए। तो वो बीच बीच में उनका प्रधानमंत्री का एम्बिशन बार बार उभरता है और इस तरह से वो कार्य करते हैं मंत्रालय मंत्री बने रहने पे भी। तो जो स्पीड ब्रेकर है इन लोगों के लिए वो नरेंद्र मोदी है, ना कि भाजपा है। तो राहुल गांधी को अगर कुछ भी कल होता है तो ये मेरे से आप लिख के रख लीजिए कि ना इसमें एजेंसी का हाथ होगा, ना इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा, ना इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ होगा। इसमें जो भी हाथ होगा वो कबाल का होगा, क्योंकि 3 टर्म पैसा खर्च करने के बाद ये आदमी अभी तक सत्ता में वापस नहीं आया है और नरेंद्र मोदी बार बार गच्चा दे देते हैं इसे। ये बात उनकी समझ में, वो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं आज के टाइम। बिल्कुल, ये एक बेहद गंभीर बात आपने कही और इसके आधार हैं, और इसीलिए मैं कहूंगा कि दर्शक इसके डिस्क्रिप्शन में शास्त्री जी के बाद वाला वो वीडियो जरूर देखिए। अच्छा, यहां पर एक चीज और, भाई बहन के रिश्ते कैसे रहे, और साहब धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगती है। आपने ये जो पूरा ट्रायंगल और राहुल गांधी का अचानक ये कहना, और ऐसे लग रहा है कि राहुल गांधी किसी न किसी तरीके से औपचारिक, जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे एक संवैधानिक प्रोटेक्शन मिला रहे। ऐसे में लगातार असफलता के बाद क्या कबाल और जिस 10 जनपद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसने ही कहीं मन बना लिया है कि अब राहुल गांधी को एलिमिनेट कर दो। जब मैं एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं तो मेरा संजय राउत वाला कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन राजनीति के केंद्र से हटा दो। और जिस तरीके से वायनाड में अब बात आ रही है कि प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी, तो ये क्या एक फेल्योर बच्चे को, अधेड़ को, मैं बच्चा नहीं कहूंगा, बालक कह दिया प्रधानमंत्री ने, उनकी सहृदयता है, लेकिन क्या आप राहुल गांधी को बाजार से निकाल के एक दूसरा प्रोडक्ट, यानी एक कंस्पिरेसी विद इन कांग्रेस
आलाकमान फैमिली चल रही है, इसको ऐसे देखा जाए? अवनीश भाई, 2016 का मेरा ट्वीट था जिसमें मैंने 2024 के चुनाव के बारे में लिखा था, और वो ट्वीट 2024 के चुनाव में हूबहू साबित हो गया है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कभी भी भाई बहन नहीं थे, सौतेले भाई बहन हैं, उनमें नहीं बनती है। प्रियंका एक प्रोडक्ट है। कबाल को अब लगता है कि प्रियंका एक प्रोडक्ट है, इसको ट्राई करना चाहिए, लेकिन माँ का एम्बिशन है कि मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बने, ना कि मेरी बेटी, क्योंकि माँ बेटी के हस्बैंड से खुश नहीं है। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। बस इतना संक्षिप्त में मैं बोल सकता हूँ कि जिनको भी ये लगता है ये दोनों भाई बहन वहां टहल रहे हैं, नहीं, ये दो अपोनेंट टहल रहे हैं। और आपने जब दामाद नापसंद है मां को, इसका आधार भी यही बीता हुआ लोकसभा चुनाव देख के गया है, जब रॉबर्ट वाड्रा ने 3 सीटों का खुला ऑप्शन दिया कि वो अमेठी से भी लड़ सकते हैं, वो रायबरेली से भी लड़ना चाहेंगे, वो सुल्तानपुर से भी लड़ना चाहेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने कोई तवज्जो ही नहीं दिया, परिवार ने कोई तवज्जो ही नहीं दिया। और मजे की बात ये देखिए कि कांग्रेसी जो पूरा इकोसिस्टम है उससे गवर्न होता हुआ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। अरे भाई, दामाद वाड्रा मांग रहा है, 3 जगहों से टिकट मांग रहा है। इतने बेसतर तो किसी एक सामान्य कांग्रेस के टिकटार्थी की भी स्थिति इस चुनाव में नहीं देखी गई। एक तरफ कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे साहब, और दूसरी तरफ दामाद जी कह रहे हैं 3 सीटों से लड़ना चाहते हैं, कोई भाव ही नहीं दिया। उसके बाद अब वायनाड की विरासत प्रियंका वाड्रा के पास जा रही है। यहां पर ये क्या परिवर्तन हुआ है 4 जून के बाद? कबाल हावी है परिवार पर, मां पर, या मां हावी है कबाल पे? देखो, ये पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए अपनी जानकारी दुरुस्त करने के लिए कि मां हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मां कबाल का हिस्सा है। लेकिन मां की एक महत्वाकांक्षा है बेटे के लिए, जैसे धृतराष्ट्र की थी दुर्योधन के लिए। तो वो एक है, हावी नहीं हो सकती क्योंकि उसको खड़ा ही कबाल ने करा है। जैसे शास्त्री जी का जब मैंने समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि 1968 फरवरी में जब भारत आई, तो सबसे पहले भारत में आके क्या करा, घर में, प्रधानमंत्री के घर में जो एक और अपोनेंट था, अगर उसको नहीं निकाला जाता, यानी संजय गांधी, तो आपने सबसे पहले संजय गांधी को निपटा दिया। अब जब संजय गांधी को आप घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे अपनी मां के तर्ज पे, और राजीव गांधी पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे। तो सबसे पहले घर पे कब्जा करने के लिए आपने संजय गांधी को निकाला। संजय गांधी को निकालने के बाद अब आपके पास लेजिटिमेट ताकत बचती है संजय गांधी की पत्नी को घर से बाहर निकालना। फिर आपने उनको घर पे निकाला। अब आपके प्रधानमंत्री घर पे एक छत्र राज्य हो गया। तो ये कहानी पटकथा किसने लिखी? ये इस इंसान ने तो नहीं लिखी भाई। उस समय मां तो इतनी मैच्योर नहीं थी ना पटकथा लिखने के लिए, तो पटकथा किसी ने तो लिखी होगी ना बाहर से। और ये तो मित्रकन आर्काइव के भी किताब में लिखा हो किस तरह से बैग आते थे और किस तरह से बैग चलते थे और कहाँ कहाँ बैग पहुंचते थे। तो मैंने आपको शास्त्री जी वाले में भी बताया था, उस समय दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा था भारत का पूर्वीय क्षेत्र जो केजीबी के हाथ में था, और पश्चिम से जो सीआईए के हाथ में था। भारत में द्वंद्व युद्ध था कि सीआईए रोल करेगा या केजीबी रोल करेगा। फिर आपका आता है 1990-91 जब केजीबी टूट गया और केजीबी खत्म हो गया। जब वो वैक्यूम बना तब सीआईए ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया।
फिर आगे आने वाले टाइम में उसको MSS ने ले लिया, MSS चाइना की एजेंसी। और उसी का कारण है, उसी का रिजल्ट है कि 2008 में राहुल गांधी ने MOU साइन करा था चाइना के साथ। तो देखिए, ये डायरेक्शन, इसको ये देख के ऐसे बोलते हैं कि इसको ये देख के मत चलिए कि यहाँ पर एक डायरेक्शनल चीज है, यहाँ मल्टी डायरेक्शनल चीज है। आपको विभिन्न बिंदुओं को जोड़ना होगा और उनको उभारना होगा, देखना होगा। केवल एक राजनीति में कोई भी चीजें सीधी लाइन से नहीं होती हैं। तो एक तरफ जब उनको बनाया, फिर उनका पुत्र हुआ, पुत्र की महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, तो जैसे राज परिवार में होती है, जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन, कि दुर्योधन को मैं बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को भी महाभारत के चक्रव्यूह प्रसंग की बड़ी याद आ रही है साथ। अच्छा गौरव जी, एक चीज, हम तमाम समस्याएं जब बात करते हैं तो उसके साथ सॉल्यूशंस की भी जरूर बात करते हैं, और एक अंत में अपनी चर्चा के एक सकारात्मक एक दृष्टि देने का प्रयास करते हैं, और दर्शक भी मुझे लगता है कि सारी चर्चाओं के बाद ये चाहते हैं कि एक सकारात्मक इसका विन्यास बने। 2024 में इन तमाम प्रयासों के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता पे काबिज हो गए। कल्पना अगर करें, एक भारतीय होने के नाते अगर मैं कल्पना करूं, तो मैं ये समझ नहीं पाता कि अगर कहीं गलती से 2024 में ये सत्ता तीसरी बार रिपीट नहीं हुई होती तो भारत किस रास्ते निकल पड़ा था। और अभी भी वो साजिश बिल्कुल साफ दिखाई देती है। भाई तुम्हारे यहां से भाई बने, बहन बने, इससे किसी भारतीय को कोई चिंता नहीं होती, लेकिन भारत में अगर तुम रहते हुए और भारत की राजनीति करते हुए भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत की तबाही की कल्पना करोगे, हिंदुओं को हिंसक बताने की बात करोगे, जो कि इस देश का बहुसंख्यक है, तो फिर किस तरफ चले जाते हम अगर 4 जून के बाद सरकार न बनती तीसरी बार? देखिए, 4 जून के बाद 2 चीजें हो सकती थी। एक तो ये हो सकता था कि सरकार ना बनती, और एक ये हो सकता था कि सरकार 300 प्लस या 325 प्लस के हिसाब से बनती। 325 का मेरा कैलकुलेशन था और 4 साल पुराना कैलकुलेशन था, और आज भी जैसे कि लोग मेरे को बोलते हैं मेरे नंबर गलत हो गए। हाँ, मेरे नंबर एब्सोल्यूट टर्म में गलत हुए जो अंतिम रिजल्ट निकला, लेकिन आपको याद होगा कि 2020 में जब मैंने बोला था कि ट्रंप जीतेंगे, और बड़ी प्रमुखता से बोला था ट्रंप जीतेंगे, ट्रंप नहीं जीते, राष्ट्रपति नहीं बने, लोगों ने मेरे को बोला मैं गलत हो गया। आज वही मीडिया लिख रहा है कि एक्चुअली ट्रंप जीते थे। तो आज से 4 साल बाद एक्चुअली लिखा जाएगा कि मोदी की 2024 की जीत 325 प्लस की थी, लेकिन इंटरनल सैबोटेज की वजह से वो चीज खत्म हुई। अगर 325 आती तो भारत के हर मुख्य शहर के हर चौराहे पे दंगा हो रहा होता, जिसका नतीजा आपने फ्रांस में देख लिया, आपने ब्रिटेन में देख लिया, आपने कई और शहरों में, दुनिया के विभिन्न देशों में देख लिया। वो तैयारी भारत के लिए थी। जो केरोसिन लेके घूमना राहुल गांधी का, उसको आप लोगों ने मजाक समझा होगा, मैंने उसे कभी भी मजाक नहीं समझा। मैंने आप ही के चैनल में बताया था केरोसिन शब्द राहुल गांधी के दिमाग में कहां से आया और किसने डाला। वो चीज अगर आप समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगी कि भारतीय चुनाव के पीछे किन किन लोग शक्तियों का डायरेक्ट इंटरफेरेंस था। दूसरी बात, अगर 272 से मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो वो संभव नहीं था, क्योंकि ये हमें पहले से पता था कि हमारी सीटें 225-250 के बीच में रहेंगी, और ये कैलकुलेशन होने के कारण चुनाव से काफी समय पहले मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ लिया था, क्योंकि हमें पता था कंटिजेंसी में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। चुनाव के वक्त एग्रीमेंट नहीं हुआ था, चुनाव से काफी पहले हुआ था। अब सवाल ये आता है कि जब गौरव प्रधान, आपको अंदाजा था कि 240 के आसपास, 30-40 के आसपास, 50 के आसपास सीटें आएंगी, तो काय के लिए पेल रहे थे कि 400 प्लस और 325 प्लस?
पहली चीज 400 प्लस तो मैंने कभी बोला ही नहीं। मैंने हमेशा ये बताया 400 प्लस अगर हम बोलते हैं तो टारगेट अचीव आसानी से हो जाता है। मोदी की ये सोच थी। मेरा नंबर 325 था। तो गौरव प्रधान जी, जब आपको पता था 240 आएंगी तो आप लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे थे? भाई साहब, बड़ी सीधी सी बात, चुनाव एक युद्ध है। मैं भी एक छोटा मोटा सेनापति हूं और मेरी भी एक पीछे करोड़ों की सेना है जो मेरी हर बात को सुनती है, लड़ती है, ग्राउंड पे काम करती है। मैं पहले दिन 240 बोल के उन लोगों का मोराल नहीं तोड़ने वाला। मुझे अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं है। मेरी क्या है, मैं तो एक अंश मात्र हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक अंश मात्र हूँ। लेकिन मैं अपनी झंडे गाड़ने के लिए जो लोग मेरे को इतना मानते हैं, मेरे को पढ़ते हैं, जो लोग मेरे कहने से सड़क पे काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, क्या मैं उनका मोराल तोड़ दूं? अरे गौरव प्रधान को जितनी गालियां देनी है दो यार, 2.5 किलो 3 किलो गालियां तो रोज खाता हूं मैं। सही बात है। मेरे लिए मेरा देश ज्यादा जरूरी है। तो आपके प्रश्न का अंतिम जवाब ये है, अगर 300 प्लस तो भारत का हर शहर जल रहा होता, ये गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सत्ता कांग्रेस की नहीं आनी थी और ये हम लेके चले थे, हमें इन्हें नहीं आने देना किसी भी कीमत पे, इसीलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को हमने चुनाव से काफी महीने पहले साध लिया था। बिल्कुल साहब। और पूरे विश्व की राजनीति में अभी नया नया ऐड हो गया है उसमें वेनेजुएला भी। आप देखिए कहां किस तरीके से जो मैंडेट्स आ रहे हैं, जो स्वाभाविक मैंडेट्स आ रहे हैं, उनको बदलने का एक इंटरनेशनल कबाल काम कर रहा है और भारत इससे बाल बाल बचा है निश्चित रूप से। गौरव जी, ईश्वर करे राहुल गांधी का सपना रात के 1:52 पर जो उन्हें वायनाड में उस ज्ञान की प्राप्ति हुई, अरविंद केजरीवाल जी का सफल उदाहरण देश के सामने है। हम ईश्वर से और अपने इस देश के संविधान से, इस देश के कानून से, इस देश की न्यायपालिका से ये उम्मीद करेंगे कि जो किया है, जो फसल बोई है, अब काटने का समय आ गया है। हे अधेड़, विक्षिप्त अधेड़, संसद के छपरी, अब चलो अपनी फसल काटो। इस उम्मीद के साथ कि कानून अपना काम करेगा, फिर वही स्थापित जुमला। और एक चीज तो है सर, दिल बाग बाग हो रहा है। बहुतों की ये शिकायत अब दूर हो गई कि मोदी जी इतने शराफत से क्यों रह रहे हैं। तो लीजिए साहब, शुरू हो गया है शब्दों से लेके हाथों और कामों तक के बाण। 15 अगस्त बहुत नजदीक है, उससे पहले हम आपसे जरूर बात करेंगे और उसके तुरंत बाद भी आपसे मैं यही ऑन कैमरा वादा ले रहा हूं, मैं बात करूंगा। क्योंकि मैं जो एक देख पा रहा हूं, एक अंदाजा लगा पा रहा हूं कि 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का भाषण सब कुछ बता देगा कि आगे आने वाले 5 साल में क्या क्या होने जा रहा है। इसकी दृष्टि हमें मिल जाएगी। गौरव जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से हमें समय दिया, आप यात्रा पे हैं, फिर भी आप मेरे अनुरोध को मना नहीं करते। ये एक अधिकार भाव है प्रारब्ध का आपके ऊपर, और प्रारब्ध को आपसे यह अधिकार भाव प्राप्त भी है। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, एक बार फिर कहूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जरूर जाइएगा और शास्त्री जी से लेके मनमोहन सिंह तक कौन चलाता रहा भारत को, इसको जरूर जानिएगा। सच बताऊं, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। गौरव जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।